नमस्कार प्यारे मित्रों, फिर से लेकर आए हैं एक और ताज़ा तरीन वीडियो। कक्षा 12 एनसीईआरटी पुस्तक हिंदी वितान भाग 2 का प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, जिसके रचयिता है, ये एक लंबी कहानी है जिसके रचयिता है मनोहर श्याम जोशी। 2 भाग इस पे बन चुके हैं, जिसमें एक मनोहर श्याम जोशी का जीवन परिचय हम लोगों ने देख लिया और दूसरे भाग में अध्याय के कुछ भाग का वर्णन भी वीडियो में कर चुके हैं और अब है तीसरा भाग जिसमें आगे का अध्ययन करेंगे हम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। यहाँ तक पढ़ लिया था, तो अब आगे की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ भरपूर आदर के साथ आपका श्री राम अध्ययन मंत्रा चैनल पे। तो ये आगे का पार्ट है। देखो साथियों, अब क्या है कि जो बड़ा लड़का है एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। देखो, प्रमुख विज्ञापन संस्था, ये याद रखना। बड़ा लड़का है वो कहाँ कार्य करता है? प्रमुख विज्ञापन संस्था में। ये कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। अच्छा, यशोधर बाबू ये क्या कह रहे हैं कि देखो, समहाउ ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि वो अपने पुत्र को कैसा मानते थे? साधारण पुत्र मानते थे। उसका रीज़न भी था, क्योंकि यशोधर बाबू जब से नौकरी कर रहे हैं और जब उनका रिटायरमेंट होने को है तब भी उनकी सैलरी कितनी बड़ी है? 1000 रुपये उनको मासिक लगभग मिलता है। और जबकि उसका जो साधारण पुत्र है उसको असाधारण, मतलब साधारण मिलनी चाहिए, लेकिन यशोधर बाबू के अनुसार वो बहुत ज़्यादा है पैसे, क्योंकि लगभग 1500 रुपये मिलते हैं उनके बड़े लड़के को। ये याद रखना। वह कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा, कुछ न कुछ लोचा होगा, कुछ न कुछ कारण रहा होगा। और बड़े लड़के को कितना रुपया मिलता है? 1500 रुपया। तो ये यशोधर बाबू के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तभी तो उन्होंने कहा कि साधारण पुत्र है, साधारण उनको रुपया मिल रहा है, क्योंकि विज्ञापन कंपनी, तो कुछ ना कुछ लोचा ज़रूर है। अच्छा, यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की देने की तैयारी कर रहा है। ये सिविल सर्विसेज की नौकरी है। तो दूसरा बेटा क्या कर रहा है? IAS की तैयारी कर रहा है, और वो भी दूसरी बार। प्रथम बार दे चुका है, ये याद रख लेना। और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब तक पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। अच्छा, वैसे है ना, ये जो मेरिट लिस्ट निकली थी सिविल सर्विसेज की, इसमें उनका सिलेक्शन हो गया था इनके छोटे बेटे का, लेकिन उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया था कि मैं नौकरी इस स्थान पे अभी नहीं करूँगा मैं। अच्छा, उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। स्कॉलरशिप का मतलब हो जाएगा छात्रवृत्ति। तो वो कहाँ चला गया? अमेरिका। और ये कौन सा बेटा है? तीसरा बेटा। तो मतलब 3 बेटे हो गए उनके। और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम, मतलब सभी प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। तो ये नई पीढ़ी है आजकल, मतलब माता पिता के अनुसार शादी नहीं करना चाहते, पहले कैरियर बनाना चाहते हैं। वही बात यहाँ बताई गई है। तो उनकी एकमात्र बेटी है, वो भी क्या कहती है? वो धमकी देती रहती है कि मैं भी कहाँ चली जाऊँगी? अमेरिका चली जाऊँगी और वहाँ डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा प्राप्त करूँगी। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में प्रायापन पैदा कर दे। ये मुख्य लाइन है, ये मुख्य पंक्ति है। तो ये याद रख लेना। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये कही गई है यशोधर बाबू जी के द्वारा।
अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें संभव जंचती नहीं। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। बच्चों, यहाँ एक देखने लायक बात यह है कि देखो, पहले तो अगर कोई रिश्तेदार आ भी जाता था, बुआ फूफा आदि, तो बड़े खुश होते थे हम लोग। लेकिन जब इस समय जब ये जो पीढ़ियों का गैप बढ़ रहा है, तो इसके अंदर आजकल की पीढ़ी मोबाइलों में ज़्यादा खोई रहती है, और जब भी कोई रिश्तेदार आता है तो वे ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। उसका रीज़न भी है क्योंकि आजकल पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है, सारा दिन व्यस्त रहना, एक संडे को मुश्किल से छुट्टी मिलती है, और उसी दिन उन्हें सूचना मिले कि बुआ फूफा रहे हैं, तो वो इतना खुश नहीं होंगे। उनको लगता है कि बस हमारा संडे तो गया। तो ये गैप है, ये तसल्ली खुद को देते हैं यशोधर बाबू। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड बना डाला है। अच्छा, मोड का मतलब होता है मॉडल। देखो, यहाँ बात किस चीज़ की चल रही है। एक तो पुरानी पीढ़ी के प्रतीक के रूप में कौन है? यशोधर बाबू और उनकी पत्नी। और एक है नई पीढ़ी, जो उनके बच्चे हैं। अब उनकी जो नई पीढ़ी के उनके बच्चे हैं, तो उनमें यही यशोधर बाबू की बात करें तो वो तो पुरानी पीढ़ी को ही मानते हैं, और वहीं पे उनकी जो पत्नी है वो धीरे धीरे आधुनिकता में आने लग जाती है, जबकि यशोधर बाबू नहीं कर पाते ऐसा। ये यहाँ दिया गया है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। मतलब संयुक्त फैमिली थी। तो मतलब शादी हुई थी, तो यशोधर बाबू, उनकी पत्नी, और यशोधर बाबू जी के ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब तनाव थे। वो तो हमेशा से ही रहा है और रहता आएगा। लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। ये किसकी शिकायत है? यशोधर बाबू की पत्नी की। अब देखो, दूसरी जो इस अध्याय की समस्या है मूल, वो है संयुक्त परिवार की। इनकी पत्नी का मानना है कि संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं होता है, और कमाने वाला एक हो तो उसकी चलती है, ऐसा कहा गया। मतलब ये संयुक्त परिवार की जो समस्याएं हैं वो यहाँ उठाई गई है। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। आचार व्यवहार, आचार का मतलब होता है सिद्धांत, नियम। सिद्धांत कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, अर्थात करुणा का भाव रखते हैं। मतलब उनकी मम्मी अर्थात यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो इमोशनल हो जाती है, तो बच्चे उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनके दुख में दुख व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुक्त होकर कहती है, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र भाव से होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानेंगे, मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभिता हो। सुभिता का मतलब होता है शोभित, जहाँ तक क्या हो, शोभित हो, या आप ये भी कह सकते हो सुभिता का अर्थ अच्छी लगे। तो वो स्वतंत्र रूप से क्या कह देती है कि भाई मैं भी है ना आपकी बात वहीं तक मानूंगी जहाँ तक अच्छी हो, अगर मुझे बुरी लगी तो मैं तो नहीं मानने वाली। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला
हो नहीं सकता, साफ बात ये है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया संयुक्त परिवार में, लेकिन मेरे बच्चे इन ढोंक ढकोसला को माने न माने ये उनकी मर्जी है, ये नहीं होगा। अच्छा, ढोंक ढकोसला का अर्थ क्या होता है? दिखावा। जो पुरानी परंपराएं हैं, ये चीज, ठीक है, दिखावा। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोक टकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं सा आचरण करती है, मतलब खुद को आधुनिक समझती है। तो यशोधर बाबू शानेयल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, क्योंकि देखो उनकी पत्नी द्वारा उनका विद्रोह किया गया है, अर्थात उनका कहना नहीं माना गया है। तो यशोधर बाबू ने उनको सानेयल बुढ़िया कहा, चटाई का लहंगा कहा, बूढ़ी मुँह से लोग करे तमाशे, ये आदि कुछ ये कहा। तो ये सब कहावतें हैं। सानेयल बुढ़िया का मतलब होता है जो बुढ़िया शानी बने, खुद को बुढ़ी न समझकर खुद को जवान समझे, वो सानेयल बुढ़िया हो गया। चटाई का लहंगा मतलब खुद को इतना चतुर समझना कि चटाई का लहंगा भी पहन ले बनाकर, और वो भी कहे कि अच्छा लगता है। और बूढ़ी मुँह से लोग करे तमाशे, इसका अर्थ ये हो गया कि भाई देखो मुंह तो कौन सा है, बूढ़ा और श्रृंगार किया हो तो भाई लोग तो तमाशे ही देखेंगे। तो ये कहावत करके उनकी पत्नी का, वो अपनी पत्नी का क्या कर देते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि हो गई बूढ़ी और आधुनिकता का सा आचरण कर रही है, शर्म तो है नहीं थोड़ी बहुत। तो मतलब ऐसे करके उनका मजाक उड़ाते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए, गहरा निश्वास का मतलब लंबा श्वास, यशोधर जी अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं, अच्छा नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी मतलब समुदाय के लिए डेडिकेट अर्थात समर्पित। कम्युनिटी का अर्थ क्या हो गया, समुदाय। डेडिकेट का अर्थ क्या हो गया, समर्पित हो जाएगा, ठीक है। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति का मतलब बाल ब्रह्मचारी किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने, मतलब उनके जो सभी साथी थे, उन्होंने होश खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया। अच्छा, ये दिल्ली के ही जगह है, दिल्ली की ही जगह है, स्थान है, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद, कब 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, क्वार्टर मतलब सरकार की तरफ से दिया जाने वाला रहने का स्थान कर्मचारियों को, ठीक है, क्वार्टर खाली करना पड़ा था, तब हद हो गई उसके द्वारा उपकृत मतलब उपकृत का अर्थ क्या हो जाएगा, उपकार किए हुए। इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। पेशकश का मतलब न्योता नहीं दिया। भाई देखो सीधी सी बात है, किशनदा दिल्ली रहते थे, उनके गांव के लड़के वहाँ आते थे, तो उनको किसी न किसी बहाने, किसी न किसी नौकरी में से आदि में रख लेते थे। लेकिन आज जब उनका बुरा वक्त आया, तब कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और उसका कारण भी है, जो ये एक अध्याय की समस्या भी है कि संयुक्त परिवार जब शादी हो जाती है तो उसी समस्या के कारण कोई भी व्यक्ति नहीं रख पाता है, मजबूर हो जाता है, चाहते हुए भी नहीं रख पाता है। तो स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए पर का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई।
साल भर बाद उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर मतलब जाति वाले से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसियों पे, अपने रिश्तेदारों पे ध्यान नहीं देता है कि क्या हुआ, मतलब कोई भी ध्यान नहीं देना। और ये एक पर्सन भी बन सकता है कि जो किशनदा थे उनकी मृत्यु जो हुआ होगा यानी पता नहीं से हुई, वो क्या कारण हो सकता है, किसने कहा, ऐसा पर्सन बन सकता है। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायरमेंट होने के बाद जो हुआ होगा से भी मृत्यु हो जाती है, यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये याद रखना। अब देखो, यशोधर बाबू है वो किशनदा को ही सब कुछ मानते थे और उन्हीं के कहे हुए, उन्हीं की उक्तियों, उन्हीं की कहावतों पर चला करते थे। अब भाई देखो, उनके जो यशोधर बाबू के बच्चे वो मनमानी करते हैं। हालांकि ये यशोधर बाबू का विचार है, अगर सही मायने में देखें तो नई पीढ़ी है वो तो करेंगे। तो उनको किशनदा की एक उक्ति याद आती है कि भाई गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। और यहाँ गधा पच्चीसी का अर्थ क्या हो गया, मतलब उम्र के वे 25 वर्ष जिसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति गधे जैसी हरकत करता है, गधे जैसी हरकत करता है। और यहाँ गधा किसका प्रतीक है, मूर्ख का। किसका प्रतीक है, मूर्ख का। मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। और ऐसा होता है 12 से आगे 25 वर्ष तक आप जोड़ लीजिए, या कह सकते हैं कि बस वही हो जाएगा 15 से 30 के करीब। उसके बाद में तो ये गधा पच्चीसी की उम्र होती है। इसमें देखो सब बच्चे ही हैं, खेलने कूदने जाते हैं, कुत्तों के पत्थर मारते हैं, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। तो वो गधा पच्चीसी की उम्र होगी जिसमें मूर्खतापूर्ण कार्य किया जाता है। क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की है। खुरापात का अर्थ क्या होता है यहाँ, शरारत। क्या होता है, शरारत। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखाना, कौन क्रम है जो तुम्हारी इस किशनदा ने नहीं कर रखा है। देखो ये तो बच्चे करते ही हैं, बंक मारना स्कूल से, धुआं पाड़ना, और दीवार के पासों, और फिर डैडी और कूटनो बांगो। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है। फिक्रा का मतलब होता है उक्ति या बात, उक्ति या बात कह लीजिए, ठीक है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं, बातों में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, लगभग 10th क्लास में। यहाँ भी एक अच्छी बात आएगी, तो मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया, ये याद रखना। तो जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी जिम्मेदार आदमी बन गया।
देखो मित्रों, यहाँ साफ बात एक ये है कि जब तक पिता माता जीवित रहते हैं तब तक कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन जब ऊपर बड़े अपने से बड़े होते हैं, वो कोई कमाने वाले नहीं रहे, तो जिम्मेदारी तो अपने आप आएगी। और जब जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, आदमी सुधरने लग जाता है। और जो उसकी मूर्खतापूर्ण कार्य है, अर्थात वे 25 वर्ष जिसमें वो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, वो सब अपने आप छूट जाता है। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं। तंजिया का अर्थ होता है व्यंग्यपूर्ण, व्यंग्यात्मक तरीके से, व्यंग्यात्मक मतलब व्यंग्य, कमेंट करते हैं कभी कभी अपने बच्चों पर, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान खेल जाती है। वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सैनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। मतलब उनके बच्चे हैं, किसनदा की तरह नहीं है, उनकी शादी हुई है तो उनके बच्चे सैनात है, मतलब स्वामी के साथ है, तो उन्हें अच्छा लगता है। और इसी कारण वो गैर जिम्मेदार हैं, तो कुल मिलाकर वो यशोधर बाबू को अच्छे लगते हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है, जो उनकी रीत मंजूर करे। रीत का मतलब होता है परंपरा। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की। अब उनके बच्चे क्या कहते हैं, भाई दुनियादारी, अगर दुनियादारी के हिसाब से देखें, क्योंकि दुनिया जो करती है उस हिसाब से, तो उनके बच्चों का यह कहना है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट, अब डीडीए फ्लैट का मतलब भाई दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। तो देखो डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये वहाँ की अथॉरिटी है जिसके द्वारा क्या होता है कि सस्ती दरों पे फ्लैट दिए जाते हैं। तो उसमें उनके बब्बा अर्थात यशोधर बाबू ने फ्लैट बुक नहीं करवाया, पैसा नहीं दिया, ये उनकी भयंकर भूल है। ये दुनिया जैसे करती है वैसा करना चाहिए, उनके बच्चों का मानना है। किंतु समहाउ यशोधर बाबू किसनदा की यह उक्ति अभी भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, शाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस। ये उक्ति भी याद रख लेना। तो जब उनके बच्चे उनको कहते हैं भाई फ्लैट नहीं करवाया और ये है वो है, तो यशोधर बाबू को वही किसनदा की उक्ति याद आती है कि भाई देखो, अगर तुम मकान बना रही हो तो तुम क्या कहलाओगे, मूर्ख, और तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, मज़े लेंगे मकान में रह के, तो वो सियाने हो जाएंगे। तो जब तक सरकारी नौकरी है सरकारी क्वार्टर में रहो, फिर घर पे चले पुश्तैनी घर में, बस यही कहना चाहते हैं। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। अच्छा, इस बात का अर्थ समझे क्या बच्चों? इस बात का अर्थ ये हो गया, देखो पुश्तैनी घर मतलब माता, अपने जो माता पिता है पीढ़ियों का घर। अब भाई एक पिता के 3 संतान हैं और वो पुश्तैनी घर तीनों का ही हुआ। अब तीनों की राय तो एक जैसी हो नहीं सकती। भाई एक कहेगा कि मैं तो शहर में रहूँगा, मुझे तो इस मकान के पैसे दे दो। एक कहेगा कि भाई मैं इसकी मरम्मत करा लेता हूँ, अपने साथ रहेंगे। एक कहेगा भाई मेरे पास मरम्मत के पैसे नहीं है। तो भाई अकेले तो मरम्मत नहीं कर सकते, और वो तो मन में भी ख्याल आ जाता है कि भाई मैं मरम्मत करूँ और 2 कोई पैसे ही नहीं दे रहे। तो बस वही बात है, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना, बेकार के झगड़े मोल लेना। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा
और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। मतलब वो अभी भी यही सोचते हैं आगे की। अभी भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं, मतलब पूर्ण दबाव के साथ कह देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक की तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न भी कर रहे हैं। मतलब कोरा दिखावा कर रहे हैं। परलोक अर्थात स्वर्ग में जाने का यत्न, मतलब उपाय। भैया वो सोचते हैं हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो अब स्वर्ग जाने का बस आ गया है, तो उस बारे में ये चीज़ें करते रहते हैं और नकली हंसी हंसते रहते हैं। बस मतलब दिखावा करते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता खूब है। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असिक का फूल चुटिया में घोंसा। अच्छा, असिक का फूल क्या होता है? असिक का फूल होता है ईश्वर के चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प, चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प, वो असिक का पुष्प कहलाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर बढ़े, बिड़ला मंदिर की ओर, वहाँ से उन्होंने आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद स्वरूप भगवान के चरणों से फूल उठाए और अपनी चुटिया में घोंस लिया, अर्थात लगा लिया। और पीछे से उस प्रांगण, मतलब आंगन में जा पहुंचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। भाई वो सोचते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे प्रवचन सुनने चाहिए। अब देखो प्रवचन में ध्यान लगता है कि नहीं लगता। और सही मायने में आज भी आप अगर ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के बैठते हो तो आधी बात तो आपके घर की चलती रहती है मन में। जैसे ही हाथ जोड़ा, ईश्वर की प्रतिमा दिखने की वजह आपको ये दिखेगा, यार टाइम तो हो गया और क्रिकेट खेल गया, और फिर यहाँ सिक्स मारता दिखेगा, यहाँ घर की समस्या दिखेगी। तो ये चीज़ चलती रहती है। अफसोस, दुर्भाग्य की बात है, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है ही नहीं। देखो यहाँ पर बात आ गई, वो सिर्फ दिखावा करें, वो ज़्यादा धार्मिक नहीं है, ना कर्मकांडी या कर्म करने वाले। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं सिद्धांत। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं, उपाय करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए। जब मन क्या कहता है, उनसे शिकायत करता है, भाई मेरो जी कौन भाग्य में, फिर भी वे कह लागणो तो पड़ेगा भैया, सीधी सी बात है। मतलब कोरा दिखावा, जानबूझ के मन को लगाना, वो कोई श्रद्धा की बात नहीं होती है। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा। नई पीढ़ी को देकर राजपाट, अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। भाई ऐसा है कि अब चौथा अध्याय शुरू हो गया है उम्र का, तो राजपाट तो किसको दे दो, नई पीढ़ी को दे दो, और तुम जाकर कहाँ रहो, वन प्रदेश की ओर। जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, अर्थात इस विश्व की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो न मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। अब देख लो उनका मन कहाँ चल रहा था, कहाँ तो वो गीता का पाठ सुनने बैठे, कहाँ बच्चों की बात लेके बैठ गए, राजपाठ लेकर बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ चलने लग गई उनके।
तो साथियों, ये पृष्ठ नंबर 8 तक अपना कंप्लीट हो गया है। तो जहां अंत में ये यशोधर बाबू है, ये अपने को खुद को स्वयं को बूढ़ा समझने लग जाते हैं, लेकिन मन उनका लगता नहीं है, मन पूरा घर में ही है, ले देकर बस उनके मन में यही रहता है कि भाई बच्चे हैं, उनको सलाह मांगनी चाहिए, भाई बड़े हैं, अनुभव है, मैं तो अनुभव का आदर भी करना चाहिए। साथ साथ में कहते हैं नहीं मांगे तो नहीं मांगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अध्याय के पार्ट के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।